जोहर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो में हम 1947 से लेके 1971 तक की चर्चा कर चुके हैं। और 1971 का जो इलेक्शन था वो भारत के अंदर लोकसभा की 5वां इलेक्शन था। और इस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी को 352 सीट्स मिली टोटल आउट ऑफ 518 में से। 518 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 283 सीट्स मिली थी। अब इंदिरा गांधी ने जो गरीबी हटाओ का नारा जो कि 5वें लोकसभा के चुनाव में दिया गया, उस नारे के चलते हुए और इंदिरा गांधी की लीडरशिप को देखते हुए लोगों का उनके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ, तो जिसके कारण कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े लेवल पर सेंटर के अंदर दोबारा रिकवरी करके आई और उसको 352 सीट्स मिली आउट ऑफ 518। तो इसके बाद आज आगे चर्चा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके अंदर क्या क्या क्राइसिस आए हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ही 1971 का इलेक्शन ख़त्म हुआ और इंदिरा गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसके बाद 1972 के अंदर जब राज्यों के अंदर चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी को जिन पहले 8 स्टेट्स के अंदर हार प्राप्त हुई थी 1967 के इलेक्शन में, उसमें एक बार फिर से जीत हासिल हुई। और यहाँ से कांग्रेस पार्टी है या इंदिरा गांधी का जो एक पीक पॉइंट है राजनीति के अंदर वो पहुँच गया, वो अपने शिखर पर पहुँच गई। तो उस समय जैसे आज भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार के अधीन या उनकी लीडरशिप के अधीन कांग्रेस पार्टी लगभग भारत में से डिक्लाइन की तरफ है, कुछ ऐसा ही हाल उस समय ओपोजिशन पार्टीज़ का था जब इंदिरा गांधी अपने पीक पॉइंट पर थी। लगभग सभी राज्यों के अंदर सरकार बना चुकी थी और केंद्र के अंदर भी उसकी पूरी पावर है जो बढ़ चुकी थी, स्ट्रांग थी वो। तो 1972 में 8 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन जीत हुए और उन 8 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर विजयी हुई। और उसके बाद स्थितियां कुछ ऐसी आई जिससे भारत के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, वो नारा फीका पड़ना शुरू हो गया। अब हम उन सर्कमस्टांसिस के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसी बीच हमारी जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए तो 1971 के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आई, बांग्लादेश क्राइसिस। बांग्लादेश क्राइसिस। अब ये बांग्लादेश क्राइसिस में हुआ क्या था, जैसे कि आपको पता है कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, डिवीज़न हुई, तो उस समय पाकिस्तान 2 पार्ट में था। एक आपका था ईस्ट पाकिस्तान और एक था आपका वेस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, एक पंजाब से हुआ था और एक है जो बांग्लादेश की बड़ा हिस्सा जिसको आजकल हम बांग्लादेश बोलते हैं, पहले उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, जिसकी डिवीज़न वेस्ट बंगाल की तरफ से हुई थी। तो ये जो पाकिस्तान था इसी को आजकल हम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। ये एक नया कंट्री है हमारे लिए, क्योंकि ये पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, आज इसको पाकिस्तान के कंट्रोल से मुक्त करवा दिया। और जो ये वेस्ट पाकिस्तान है ये हमारा आज का प्रेजेंट पाकिस्तान है। तो बात सिर्फ ये थी कि जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में विवाद इस बात का था कि जो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री के हेड थे जिनका नाम था पाकिस्तान के अंदर 1958 से लेके 1965 तक जो आर्मी के हेड थे उनका नाम था अयूब खान, जनरल अयूब खान। और 1965 से लेके 1971 तक थे वो थे हमारे याह्या खान। तो ये 2 पाकिस्तान की मिलिट्री के हेड थे। 1965 वाली जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसके बाद अयूब खान ने रिज़ाइन दे दिया था और इधर से हमारे भी लाल बहादुर शास्त्री जी 1966 में एक्सपायर हो गए थे। और उसके बाद जो नए कमांडर बने, मिलिट्री के हेड बने, उनका नाम था याह्या खान। तो ये वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से थे। और वेस्ट पाकिस्तान हमेशा ही ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव करता था। जैसे कि जॉब्स के अंदर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को जॉब्स ज़्यादा मिलती थी जबकि ईस्ट पाकिस्तान को जॉब कम मिलती थी। और दूसरा कारण ये था कि इनके अंदर लैंग्वेज को लेके कन्फ्लिक्ट था, जो थी उर्दू और फ़ारसी, वो वेस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा बोली जाती थी जबकि इधर बांग्ला भाषा बोली जाती थी। तो लैंग्वेज को लेके भी दोनों देशों के अंदर जो कन्फ्लिक्ट था। और इसके अलावा जो पीएम बनते थे या जो भी मिलिट्री के हेड बनते थे, ज़्यादा पावर एडमिनिस्ट्रेशन की वो वेस्ट पाकिस्तान के पास थी।
तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर पहली बार जब इलेक्शन करवाए गए 1971 के अंदर, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान के अंदर कभी भी डेमोक्रेसी का इलेक्शन नहीं हुआ डेमोक्रेसी को लेकर। 1971 के अंदर पहली बार इलेक्शन हुए और जो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से एक पार्टी है अवामी लीग पार्टी है, राजनीतिक दल था ये। तो इनके हेड थे शेख मुजीबुर रहमान। तो इस पार्टी को ज़्यादा सीटें हासिल हुई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो पीएम बनाए गए तो वो किसकी तरफ से बनाए गए? वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए। तो इस बात को लेके शेख मुजीबुर रहमान थे, उनको ये लगा कि जो वेस्ट पाकिस्तान है वो हमारे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या करता है? भेदभाव करता है। तो इसलिए शेख मुजीबुर रहमान है जो वेस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने अपने ही एरिया के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया। तो जिसके बाद याह्या खान ने इनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ की जो जनता जो आंदोलन कर रही थी उनके ऊपर चार्ज किया, वहाँ पर मिलिट्री भेजी और शेख मुजीबुर रहमान को भी वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया। और ये बात जून के महीने की है। तो उसके बाद बहुत सारे जो ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, तो वहाँ से बहुत सारे शरणार्थी हैं जो वो भारत की तरफ शिफ्ट होने शुरू हो गए। जब उनको मिलिट्री वाले कूट रहे थे, मार रहे थे, तो वो अपनी जान बचाने के लिए भारत में आ गए। और ख़ास करके भारत का जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है और जो असम वाला एरिया है, इन दोनों एरिया के अंदर वो आने शुरू हो गए। तो इससे भारत के पास एक समस्या खड़ी होगी कि जो ये रिफ्यूज़ी भारत के अंदर लगातार आ रहे थे, इन रिफ्यूज़ियों को भारत के अंदर दो चीज़ों की मेनली ज़रूरत थी। एक तो उनको खाने के लिए जो फूड ग्रेन चाहिए, अनाज चाहिए, और दूसरी समस्या थी कि उन रिफ्यूज़ियों को शेल्टर चाहिए, रहने के लिए हाउस चाहिए। तो ये भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि भारत के पास उस समय इतनी बड़ी मात्रा में ना तो अनाज था, क्योंकि अभी हरी क्रांति भारत के अंदर 1966 के अंदर आ तो गई थी, लेकिन उसको इतनी जल्दी एक्सपेंड नहीं हुआ था कि हम 1 करोड़ जो भारतीय के अंदर बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनके खाने के लिए फूड और शेल्टर वगैरह की हम प्रोविज़न कर सकें। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जिसके बाद भारत ने शेख मुजीबुर रहमान से बात की। तो उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान ने भारत वालों से हेल्प मांगी कि मेरे को जो ये वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं उनसे मेरी कंट्री को बचाया जाए, मेरे लोगों को बचाया जाए। तो उधर से इंदिरा गांधी ये मन बना चुकी थी कि ये अच्छा मौका है कि जब वहाँ की लोकल जो जनता है वो अपने ही पाकिस्तान के दूसरे भाग से नाराज़ है, तो ये अच्छा मौका है कि हम इस पाकिस्तान को, जो ईस्ट वाला पाकिस्तान है, अगर हम इसको आज़ाद करवा देंगे तो इससे हमें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दो तरफ से अपने देश को सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान था उसकी बाउंड्री जो थी भारत से लगती थी वो 4096 किलोमीटर थी, 4096 किलोमीटर। तो इतनी बड़ी बाउंड्री को प्रोटेक्शन देना भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज काफ़ी लंबे समय से चला हुआ था। तो इंदिरा गांधी इस बात का मन बना चुकी थी कि अगर हम बांग्लादेश को उनकी हेल्प करते हैं आज़ादी देने में, तो हमें ये इतनी बाउंड्री की प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा बहुत सारा जो खर्चा है वो बच जाएगा और हमें पाकिस्तान का डर जो दो तरफ से है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और बांग्लादेश को अगर आज़ाद करवा दिया तो वो कभी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, वो हमारा एहसानमंद होगा क्योंकि भारत उनकी अगर मदद करेगा। लेकिन बात ये थी कि जून के महीने में अटैक करना थोड़ा ख़तरनाक हो सकता था। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि उस समय पाकिस्तान, चाइना और जो यूएसए है, ये 3 कंट्री ऐसी थी जो एक दूसरे से कंबाइंड थी, एक दूसरे की मिलिट्रिकली हेल्प करती थी। अब इन सब के बीच में भारत अगर जून के महीने में अटैक करता तो इससे प्रॉब्लम ये होती कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए जो हमारा हिमालय वाला बेल्ट है, एरिया है, वहाँ से क्रॉस करके आ जाता। और दूसरी बात कि अभी तक हमारा कोई यूएसए को लेके यूएसएसआर से कोई समझौता नहीं हुआ था, किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं हुई थी। तो हम चाहते थे कि एक तो अमेरिका को अगर रोकना है तो हमें
रूस या यूएसएसआर उस समय सोवियत संघ से क्या बनाने चाहिए, रिलेशन बनाने चाहिए, क्योंकि उस समय इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। तो ये तो बात क्लियर थी कि अगर अमेरिका भारत के ऊपर अटैक करेगा तो उसका विरोध कौन करेगा, यूएसएसआर। लेकिन यूएसएसआर के साथ हमारी अभी तक कोई भी संधि या समझौता नहीं हुआ था, कोई ट्रीटी नहीं हुई थी। तो इसीलिए एक तो इंदिरा गांधी ये सोच रही थी किसी तरीके से यूएसएसआर से जो रिलेशन है वो मेंटेन किए जाए, और दूसरा चाइना को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चाइना को कंट्रोल तब कर सकते हैं अगर ठंड का समय आ जाए, थोड़ी विंटर आ जाए, क्योंकि जब विंटर आएगी तो विंटर के समय में जो हिमालय पर्वत है उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, तो चाइना का हिमालय पर्वत क्रॉस कर कर आना मुश्किल है। उनके टैंक है जो वो भारत के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंदिरा गांधी वेट कर रही थी कि इस मुद्दे को थोड़ा और लटकाया जाए 4-5 महीने तक, जब तक ठंड नहीं आती। तो इंदिरा गांधी ने ये मन बनाया था कि नवंबर या दिसंबर के महीने में भी हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, और इस मुद्दे को इंदिरा गांधी ने 3 या 4 महीने जो लटका के रखा। इंदिरा गांधी ने इन दोनों देशों के सल्यूशन के लिए सबसे पहले इंदिरा गांधी गई यूएसएसआर, और यूएसएसआर जाने के बाद वहाँ यूएसएसआर के साथ 1971 में 20 साल की दोस्ती का वादा किया, 20 ईयर का एग्रीमेंट किया कि आने वाले 20 साल तक भारत और रशिया एक दूसरे को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो इससे यूएसएसआर ने भारत से दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि उसका कारण मेनली ये था कि एशिया के अंदर 2 बड़े देश हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए या एरिया के हिसाब से देखा जाए तो 2 बड़े देश हैं। एक हमारा एशिया का देश है चाइना, और दूसरा है हमारा भारत। इन दोनों देशों को ये जो ग्रुप था ये चला गया था यूएसए के साथ। चाइना की पहले दोस्ती यूएसएसआर के साथ थी, लेकिन बाद में इसी ने दोस्ती है जो वो यूएसए से कर ली। तो अब शीत युद्ध के दौरान जो पावर थी एशिया में से वो अमेरिका की तरफ होगी ज़्यादा। तो यूएसएसआर ये चाहता था कि अगर शीत युद्ध को बैलेंस करना है, मतलब अपनी पावर को बैलेंस करना है, तो हमें भी एशिया में से एक ऐसा देश चाहिए ताकि हमारी पावर अमेरिका के इक्वल हो सके। तो गया तो भारत दोस्ती करने के लिए था, लेकिन रशिया हमारे से भी जल्दी में था कि हम भी एक एशिया का ऐसा देश सेलेक्ट करें जिससे हमारी जो पावर है वो क्या हो सके, बैलेंस हो सके। तो इसलिए रशिया आगे बढ़ के आया और उसने खुद इंदिरा गांधी से बोला कि हम आपके साथ व्यापार करने के लिए और आपके राजनीतिक संबंधों के लिए तैयार हैं। तो इन दोनों देशों के बीच में 20 साल का समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ। तो अब भारत को एक खतरा तो ख़त्म हो गया कि अगर कल अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता है तो इससे जो यूएसएसआर है वो इसको संभाल लेगा, क्योंकि दोनों देश आपस में लड़ना तो चाहते नहीं, लेकिन वो पावर को क्या रखना चाहते हैं, बैलेंस रखना चाहते हैं। तो हमारा यूएसए वाला खतरा तो हो गया ख़त्म। अब बात रह गई थी सिर्फ एक हमारे चाइना की, और चाइना का इलाज सिर्फ यही था कि ठंड के महीने में अटैक करो ताकि वो पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए किसी तरीके से उसके टैंक लेके ना आ सके। और इंदिरा गांधी ने ये मन बना लिया कि हम 4 दिसंबर को ही अटैक करेंगे, और 4 दिसंबर को अटैक करने का दिन था। लेकिन एक रात पहले ही 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने पहल कर दी और पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया, और हम इसी मौके की ताक में थे और भारत ने भी इसका जवाब दिया, क्योंकि भारत तो पहले ही लड़ाई के लिए तैयार था। तो अब ना तो पाकिस्तान का साथ दे सकता था चाइना, क्योंकि चाइना है जो उधर से हिमालय के ऊपर बर्फ़ जम चुकी थी वो नहीं आएगा, और यूएसए को रोकने के लिए हमारे पास यूएसएसआर की सपोर्ट थी। तो इस लड़ाई को हमने बहुत जल्दी जीत लिया, और कुछ दिन के अंदर ही पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने सरेंडर कर दिया, और भारत है जो वो 1971 का जो ये युद्ध है उसको जीत लिया, और बांग्लादेश को एक नया स्वतंत्र देश बना दिया गया। और हमारी इसमें बेनिफिट ये हुआ भारत को कि एक तो भारत को अब दोनों तरफ से सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा बांग्लादेश हमारे ऊपर कभी भी अटैक
नहीं करेगा। लेकिन इसका हमारे देश की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा या इंदिरा गांधी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, हम अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये पूरी स्टोरी थी आपकी 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उसके अंदर सर्कमस्टांसिस क्या हुए, उस युद्ध को जीता कैसे, उसके अंदर इंदिरा गांधी की डिप्लोमेसी क्या थी, ये सब चर्चा हम इस टॉपिक में कर चुके हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ 1971 इंडो पाक वॉर कि 1971 के अंदर जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसका भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ा कि इस वॉर के ऊपर भारत का बहुत सारा जो पैसा था वो खर्च हो गया, जिससे जो हमारा बजट था, जो हमने गरीबी हटाओ के नारे के लिए या इंदिरा गांधी ने जो गरीबी हटाओ के नारे के लिए बजट रखा हुआ था, वो बजट है वो संकट बन गया हमारे लिए। बजट के अंदर क्राइसिस आ गया। कहने का अर्थ ये है कि जो पैसा गरीबों के वेलफेयर के ऊपर लगना था तो वो पैसा सारा हमारा लड़ाई के ऊपर ख़राब हो गया। बजट का बहुत बड़ा पार्ट है जो एक्सपेंडिचर की फॉर्म में बजट के ऊपर खर्च किया गया, तो जिससे देश की आर्थिक हालात के अंदर गिरावट आनी शुरू होगी और हमारे देश का जो जीडीपी लेवल है वो डाउन चला गया। जीडीपी लेवल डाउन चला गया। और आपको ये भी पता है कि जिस समय देश के अंदर कभी भी वॉर होती है, जैसे अब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चली हुई है, तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि एक दिन के अंदर ही जो रशिया की करेंसी है रूबल, वो एक दिन के अंदर ही 9% उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी। तो जिससे रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर, दोनों देशों के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट हुई है। अब भारत के अंदर भी यही कहा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ कल्ला रशिया के ऊपर या रूबल के ऊपर नहीं पड़ेगा, जो भी दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं उनके ऊपर भी या जिनसे उनके रिलेशन है उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जैसे काफ़ी समय से सोशल साइट्स के ऊपर आ रहा है कि पेट्रोल के प्राइसेस भारत के अंदर इंक्रीज़ हो सकते हैं, तो वो जब भी वॉर होगी तो उससे एक प्रॉब्लम तो कंट्रीज़ को फेस करनी ही पड़ती है और वो होती है इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ गई। जो नारा इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ वाला था वो अब थोड़ा थोड़ा फीका पड़ना शुरू हो गया था। तो इस क्राइसिस के कारण भारत के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़े, तो जिसके कारण इंदिरा गांधी थोड़ा सा घबरा गई कि अब इस क्राइसिस के अंदर कैसे देश को संभाला जाए। लेकिन उसके बाद मुसीबत पे मुसीबत बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ गया उनकी लैंग्वेज में।